आप एक औरत हैं। आपने अभी अभी हाथ में किताब उठाई है। कुछ पन्ने पलट के देख ही रही हैं, तभी पीछे से आपके फादर आते हैं और गुस्से से आपके हाथ से किताब छीन लेते हैं। इसकी वजह आपको बताई जाती है कि पढ़ाई लिखाई तो उच्च जाति के आदमियों यानी अपर कास्ट में नहीं करते हैं। आपसे ये भी कहा जाता है कि औरतें पढ़ाई तो कर ही नहीं सकती, इनके लिए एजुकेशन तो पाप है। कितना शॉकिंग लग रहा है ना ये सब सुनकर। पर ये सब जो आपने अभी सुना, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि असल जिंदगी की कहानी है सावित्रीबाई फुले की। हम औरतों की एजुकेशन का क्रेडिट सावित्रीबाई फुले को जाता ही है, इसलिए जरूरी है हमें पता होना चाहिए हमारे हाथों में किताबें थमाने वाली ये औरत खुद किन परेशानियों से निपटी। 3 जन 1831 महाराष्ट्र में एक दलित फैमिली यानी जिन्हें अनटचेबल या लोएस्ट कास्ट माना जाता था में पैदा होने वाली सावित्रीबाई फुले की 9 साल की उम्र में ही 13 साल के ज्योतिराव फुले से शादी करा दी गई। कहते हैं ज्योतिराव फुले ने ही सावित्रीबाई को पढ़ना सिखाया। सावित्रीबाई में भी सीखने की चाह थी। यही वजह थी कि उन्होंने उस टाइम पर, जब औरत की आजादी का ख्वाब जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में कोई सोचता भी नहीं होगा, तब उन्होंने हम आज की आम औरतों की तरह ही अपने लिए एक ख्वाब देखा। सावित्रीबाई के हस्बैंड ज्योतिराव फुले ने अपने समय में आसपास जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम को लेकर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन देखा था। यही वजह थी उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता थी, और क्योंकि बदलाव की शुरुआत घर से होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का डिसाइड किया। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब औरतें सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, दहेज जैसी चीजों को झेलती ही थी। सोचो, हालात इतने खराब थे कि औरतों ने पेट्रियार्की, मतलब जहां हर चीज पर आदमी का ही कंट्रोल होता है, और सोसाइटी की कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी सोच को ही अपने लिए सही मान लिया था। ऐसे में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट शायद पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। अब क्योंकि सावित्रीबाई फुले पढ़ना लिखना जान चुकी थी, उनका मानना था कि दूसरी महिलाओं को भी उनकी तरह पढ़ना ही चाहिए। सावित्रीबाई फुले की मराठी कविता की हिंदी में एक लाइन है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। आगे चलकर सावित्रीबाई और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले ने मिलकर देश का सबसे पहला लड़कियों का स्कूल खोला। इन्होंने ऐसे कुल 18 स्कूल बनवाए। सावित्रीबाई भारत की पहली फीमेल टीचर भी बनी। ये सब इतना आसान नहीं था। स्कूल जाते हुए कभी उन पर रास्ते में कीचड़ उछाले जाते थे, तो कभी गोबर फेंके जाते थे। इस पर सावित्रीबाई कहती थी, मैं अपनी बहनों को पढ़ाने का काम करती हूँ, इसलिए जो पत्थर और गोबर मुझ पर फेंके जाते हैं वो मुझे फूल की तरह लगते हैं। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और विधवा विवाह निषेध यानी डिनाइंग विडो रीमैरिजेस जैसी प्रॉब्लम्स के खिलाफ भी अपने पति के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई का अपने पति ज्योतिराव फुले को लिखा एक लेटर अपने आप में बहुत खास है। ये लेटर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि एक तो सावित्रीबाई उस समय में पढ़ना लिखना जानती थी जब शायद किसी ने एक औरत के लिए इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और तो और इस खत में पति पत्नी के आपसी प्यार या परिवार से जुड़ी कोई बात नहीं होती थी, पर लेटर में उस समय के समाज के सीरियस मैटर पर बात होती थी। खत में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले से कहती हैं, उसे यहाँ गांव में सारजा नाम की एक लड़की से प्यार हुआ है। अब ये गणेश से 6 महीने पेट से है। ये बात गांव वालों को समझने पर कुछ बदमाश लोगों ने इन दोनों को पीटते हुए गांव की गलियों में घुमाया। वो उन्हें जान से मारने जा रहे थे, लेकिन मैं भागकर वहां पहुंच गई। उन लोगों को अंग्रेज सरकार का डर दिखाया और उन दोनों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। ये लेटर बताता है कि सावित्रीबाई ने इंटरकास्ट मैरिज और शादी के पहले प्रेगनेंसी जैसे कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से जाना समझा। एक और खत में छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी पर सावित्रीबाई ज्योतिराव से कहती हैं। ये लाइंस शुद्ध हिंदी में है, आपके लिए मैंने कुछ वर्ड्स को सिंपल हिंदी से बदल दिया है। मैंने उसकी बात को नामंजूर करते हुए कहा, भाई तुम्हारी बुद्धि ब्राह्मणों की सीख से कमजोर हो गई है। तुम बकरी, गाय इनको प्यार से पाल लेते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो। दलित तुम्हारे जैसे आदमी ही तो है, उनको तुम छुए न जाने वाला समझते हो। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह है, बताओ। दलित वर्ड से यहाँ मतलब उस समय में लोअर कास्ट या छोटी जात के माने जाने वाले लोगों से है। कहते हैं सावित्रीबाई के हस्बैंड ज्योतिराव ने जब अपनी आखिरी सांस ली थी, तब उनका अंतिम संस्कार भी खुद सावित्रीबाई ने किया था, जो आमतौर पर आज भी हमारी सोसाइटी में आदमी ही करते हैं। जरा सोचिए, उस समय में इतने रिस्ट्रिक्टेड सोशल नॉर्म्स के बीच सावित्रीबाई ने जो कदम उठाए, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी।
ईयर 1987 में प्लेग महामारी की चपेट में जब भारत के कई हिस्से आ चुके थे, तब इन जगहों पर सावित्रीबाई फुले बीमारों की मदद के लिए जाती थी, जबकि उन्हें पता था वो कभी भी खुद इस महामारी की चपेट में आ सकती हैं। और आखिर में वही हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी थी। सावित्रीबाई भी प्लेग से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1987 को इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हम औरतों को शुक्रगुजार होना चाहिए सावित्रीबाई जैसी पर्सनालिटीज का, जिन्होंने सोसाइटी द्वारा औरतों के लिए तय किए गए घोर अंधेरों में से भी एक आशा खोज ही ली। सावित्रीबाई ने तो अपना काम कर लिया, अब हमारी बारी है आज की सोसाइटी की रोज की स्ट्रगल्स में से अपने और अपने जैसी लाखों महिलाओं के लिए आशा को खोजने और उसे बरकरार रखने की। जाते जाते सावित्रीबाई की एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पर कही ये लाइन भी सुनते